नमस्कार, हम मौजूद हैं हर हाल में आपकी आवाज बनकर, बेखौफ आजाद आवाज। भारतीय फौजियों की शहादत के बाद देश में चीन के खिलाफ बहुत गुस्सा है। चीन के माल के बायकॉट बहिष्कार के स्वर तेज होते जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने चीन के साथ व्यापार बंद करने या चीनी कंपनियों के सामान को देश में बेचने पर पूरी रोक तो नहीं लगाई है, लेकिन दूसरे तरीकों से शिकंजा जरूर कसा जा रहा है। केंद्र सरकार ने सभी सरकारी खरीद के लिए मौजूदा ई कॉमर्स पोर्टल GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, उस पर बिकने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना जरूरी कर दिया है, जो पहले जरूरी नहीं था। देसी प्रोडक्ट को ही खरीद पर प्रेफरेंस मिले, प्राथमिकता दी जाए, ऐसी व्यवस्था भी कर दी गई है। यानी चीन का नाम लिए बिना ही देसी प्रोडक्ट और सर्विस मेक इन इंडिया को बढ़ावा देकर बाहर के देशों के माल को सरकार प्रमोट नहीं करेगी। बताया जा रहा है कि इस फैसले से चीनी कंपनियों को होने वाला नुकसान जो है, इस पोर्टल बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इस पोर्टल पर 17 लाख प्रोडक्ट्स हैं। इससे पहले रेलवेज ने चीन की कंपनी से 471 करोड़ रुपए का करार रद्द कर दिया था। भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL ने भी 4G अपग्रेड सिस्टम के लिए चीन के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया है। मेरे साथ है प्रोफेसर प्रवीण झा, आप अर्थशास्त्री हैं, JNU से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण, अपना समय हमेशा की तरह देने के लिए। मेरा सवाल ये है, चीन की कंपनियों और प्रोडक्ट्स के बायकॉट की जो मुहिम चल रही है, उससे चीन को कितना नुकसान होगा? जी देखिए, चीन का जो टोटल एक्सपोर्ट्स है दुनिया भर में, उसका तकरीबन 2% जो है वो हमारे पास आता है, 2-2.25% के आसपास। हम उस जो सारे एक्सपोर्टर्स जो हैं चीन के लिए, उनमें से हम 7वें पायदान पे हैं। तो उस लिहाज से अगर देखें तो कोई बहुत ज्यादा नुकसान जो है चीन के लिए नहीं है, अगर उनका सारा एक्सपोर्ट भी जो है, हम ये मान के चलें कि हिंदुस्तानी मार्केट उनके लिए बंद हो जाता है। तो इसलिए ये सोचना कि इससे चीन को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, वो मुझे लगता है कि एक अतिशयोक्ति होगी। दूसरी चीज जो है, जो हमारी डिपेंडेंस जो चीन पे है, अगर हम उसको देखें तो तकरीबन जितने सारे सेक्टर्स हैं, सेगमेंट्स हैं, सब में चीन की मौजूदगी है। खास करके जो बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट्स और सेक्टर्स हैं, मसलन जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट्स जो हैं, जिसमें कि तकरीबन 30% के आसपास जो हमारा टोटल ट्रेड जो चीन के साथ है, तकरीबन 30% जो है हम चीन से इंपोर्ट करते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें कि जो एक्टिव मेडिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो बेसिकली इनपुट्स हैं हमारे फार्मा सेक्टर में, अगर उसको देखें तो हम बात कर रहे हैं तकरीबन 60 से 70% के बीच, जहां वो सारा बहुत ही एसेंशियल इंपोर्ट जो है वो हमारे पास आ रहा है। खुदा न खास्ता मान लीजिए अगर आज वो बंद हो जाता है तो हमारा फार्मा सेक्टर जो है कम से कम निकट भविष्य में पूरी तरह से बैठ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें सेक्टर बाय सेक्टर, तो जो हमारी एक डिपेंडेंस इतनी ज्यादा है कि मुझे लगता है कि उसमें वर्तमान में अगर हम ये चाहें कि अगले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में इसको जो है हम इसकी दिशा को बदल देंगे, तो वो मुझे नहीं लगता है संभव होगा। एक ख्याली किस्म का पुलाव है वो, और इससे बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा ऐसी स्थिति में, जबकि देश की आर्थिक स्थिति वैसे भी चल रही थी। कोरोना के बाद 3 से 5% उसमें जो है सिकुड़ने की संभावना है। और अगर हम देखें जो इन्वेस्टमेंट है, निवेश जो है, उसमें जो चीन का वजन है वो बढ़ता चला गया है। अगर उसको देखें और ऐसे की हमें जरूरत है, तो ऐसी स्थिति में अगर जो हमारे अंदरूनी स्रोत हैं वो सूखे हुए हैं और बाहर का निवेश अगर बंद कर दें तो क्या स्थिति होगी। तो मिला जुला के मुझे लगता है कि अभी बहुत ही एक असुरक्षित सी स्थिति है जो चीन के पक्ष में है। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। चीनी कंपनियों के खिलाफ राज्यों ने भी मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने चीन में बने बिजली के मीटर लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्टेट कंज्यूमर काउंसिल की शिकायत के बाद यह फैसला लिया गया है। मीटर के अलावा चीन में बने बिजली के इंस्ट्रूमेंट्स पर भी रोक लगा दी गई है। यूपी के गोरखपुर में लगे 15,000 चीनी मीटर हटाए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 इन्वेस्टर्स मीट में चीन की 3 कंपनियों की परियोजनाओं को रद्द कर दिया है।
इन प्रोजेक्ट्स के लिए कागजी कार्रवाई हो चुकी है। इन तीनों प्रोजेक्ट्स में कुल 5,000 करोड़ रुपए का निवेश होना था। राज्य के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई के मुताबिक ये फैसला केंद्र सरकार की सलाह से लिया गया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT ने भी चीनी कंपनियों के खिलाफ अभियान चलाने का फैसला किया है। प्रवीण, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली तो केंद्र सरकार इस तरह की कोई पाबंदी नहीं लगा रही, ये WTO के फ्री ट्रेड के नियमों का उल्लंघन होगा। ऐसे में राज्य सरकारें केंद्र के इशारे पर जो कर रही हैं, उसके नतीजे क्या होंगे? देखिए, इससे जो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है वो जैसा आपने कहा कि WTA के दायरे में जो है वहां या और भी जितने सारे उसके अलावा जो हमारे बाइलैटरल मल्टीलैटरल किस्म की ट्रीटीज हैं, उन सब का ये जो है एक उल्लंघन है। तो ऐसी स्थिति में फिर वो डिस्प्यूट सेटलमेंट वाली बातें उठेंगी और उसको लेके जो है फिर मामला काफी गंभीर और गड़बड़ सा हो सकता है, लंबा खिंच सकता है कि आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये कहना, एक बार अगर हमने उसको साइन किया हुआ है किसी एक ट्रीटी को, उसके बाद ये कहना कि हम अपनी मर्जी से ये कर लेंगे या आपकी मर्जी से ये नहीं होने देंगे, ये बात तो कहीं चलेगी नहीं। ऐसी स्थिति में जो है ये पूरा जो आर्किटेक्चर है, चूंकि ये कई दशकों से बिल्ड किया हुआ आर्किटेक्चर है और कम से कम पिछले 30 वर्षों से जो है कुल मिला के 26 वर्ष मान के चलिए, जिसमें कि ये चीजें काफी गंभीरता से सभी देशों ने अगर उसको लिया है तो एक व्यापक तौर पे उसका उल्लंघन करना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, मुझे लगता है असंभव है। ऐसी स्थिति में बस यही हो सकता है कि एक सोशल बायकॉट अगर आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। वो आप सामान यहां पे अगर आ रहा है, आप कहेंगे हम नहीं खरीदेंगे, वो संभव है। लेकिन ये भी देखना है कि लोगों में जो ये रुझाव है कि चीनी जो उत्पाद है उसको खरीदने की, उसके पीछे मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण किसी का चीन से तो प्रेम है नहीं। मुख्य बात यह है कि वो जो बेसिक कमोडिटीज जो हैं उसको वो अपने औद्योगिक बलबूते के आधार पे इस रेट पे बेचता है जिससे कि वो जापान की तुलना में, कोरिया की तुलना में या हमारे देशी प्रोडक्ट्स की तुलना में जो है वो आधा है, 1/3 है, 1/4 है। तो आप जब तक एक सोशल बाइकॉट वाली स्थिति जो है उसमें अगर नहीं जाते हैं, वो मुझे लगता है कि एक मुश्किल है। लेकिन जो प्रश्न आपने पूछा कि ये करना कितना आसान है, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल आसान नहीं है, जो लीगल टर्म्स में मैं कह रहा हूं ये। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। जी, चीनी सामान पर लग रही पाबंदियों के बीच चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कृष्णमूर्ति V. सुब्रमण्यम ने एक अहम बात कही है। उन्होंने कहा है कि दूसरे देशों के लिए दरवाजे बंद करने से भारत को कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भारत ने आयात पर रोक लगाने और घरेलू उत्पादन पर जोर देने की नीति 1991 तक अपनाई थी, उसके बाद ये पॉलिसी छोड़ दी गई थी। सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत को दूसरे देशों के साथ कंपटीशन करना है, दूसरों से खुद को अलग करने से मदद नहीं मिलने वाली। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो देश भारत की सीमा पर समस्या पैदा कर रहे हैं, उनके साथ कारोबार जारी नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन पॉलिसी एनालिस्ट मोहन गुरुस्वामी ने मुंबई मिरर को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि आर्थिक रूप से चीन की बराबरी करने के लिए पहले हमें 10 साल तक एक अच्छी कंड्यूसिव पॉलिसी बनानी होगी, उद्योगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा, जिसकी अभी बेहद कमी है। अमेरिका के बाद चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापार का साझीदार है। साल 2019-2020 के दौरान भारत और चीन के बीच 5.5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। भारत के कुल व्यापार में चीन की हिस्सेदारी करीब 11% है। सिर्फ 2019 में ही चीन ने भारत को करीब 1.4 लाख करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेचा है। मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है प्रवीण कि जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, उनकी सलाह को आप किस तरह से देखते हैं? क्या हमने 1991 में जो नीतियां छोड़ी थी वापस फिर उन पर लौटने से फायदा होगा कोई? देखिए, 2 चीजें हैं इसमें। एक तो 1991 के पहले की जो स्थिति थे उसका एक बेहतर आकलन होना चाहिए और मुझे नहीं लगता है कि उसको हम एक हल्के तौर पे डिसमिस कर दें, उस पूरे स्ट्रैटेजी को जो हमारी सोच थी, प्रक्रिया थी। तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि 91 के पहले की जो हमारी आर्थिक नीतियां थी वो कितनी अच्छी थी, कितनी बुरी थी। लेकिन ये बात निश्चित तौर पे मुझे वाजिब लगती है जो आर्थिक सलाहकार ने कही है कि अभी अगर हम ये करेंगे कि हम अपने आप को पूरी तरह से बंद कर लेना चाहेंगे, वो बड़ा मुश्किल होगा हमारी अर्थव्यवस्था के लिए।
और उसके साथ साथ आपने जो मोहन गुरुस्वामी वाली बात कही कि ये चीजें जो है उसमें समय लगता है। 1990 के आसपास चीन तकरीबन इसी पायदान पे थे अपने पर कैपिटा इनकम के लिहाज से, जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर था उस सब के लिहाज से। उसके बाद चीन ने इतनी तेज रफ्तार से प्रगति की इन चीजों को लेकर, उसके पीछे कारण था एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेड पॉलिसी। तो एक तरीके से वो मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल जो हमारा 91 के पहले था, चीन वही कर रहा था 91 के बाद भी, लेकिन उसने उसको इतना बढ़िया अंजाम दिया कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी के माध्यम से चीन हमसे कई गुना आगे बढ़ गया है। अगर हमारा टोटल जीडीपी जो है ग्लोबली, अगर हम उसको डॉलर के टर्म्स में मापें तो 2 ट्रिलियन के आसपास है, चीन का तकरीबन 13 ट्रिलियन के आसपास है। तो आप समझिए कि ऐसी जबरदस्त छलांग चीन ने लगाई है। उसके जो कारण है काफी उनको बेहतर ढंग से समझने की आवश्यकता है। मूल बात यह है कि जो करना चाहिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी के दृष्टिकोण से, जो अपनी पूरी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के दृष्टिकोण से, उसके लिए ना तो अभी हमारी जो वर्तमान स्थिति है कहीं से सोच भी रही है। और ऐसा नहीं है कि 91 के पहले सब उस दृष्टिकोण से खराब था, लेकिन मूल बात यह है कि हम वापस अभी जो है अगर तुरंत जाना चाहें वो कहीं से संभव नहीं दिखाई देता। इससे नुकसान ज्यादा होगा, फायदे कम होगा वर्तमान में। जी लाख कोशिशों के बावजूद देश में कोरोना वायरस का जो संक्रमण है, जो फैलाव है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 15,968 नए मामले सामने आए हैं और 465 लोगों की मौत हुई है। हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक भारत में पॉजिटिव मामलों की कुल तादाद अब 4,56,183 से ज्यादा हो गई है। हालांकि 2,58,685 लोग कोरोना के संक्रमण से ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना से देश भर में अब तक 14,476 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना से संक्रमित मामलों में महाराष्ट्र टॉप पर है, जबकि दिल्ली दूसरे नंबर पर है। दिल्ली में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के करीब 67,000 केस हो चुके हैं। देश में जो संक्रमित हुए हैं, इन्फेक्टेड हुए हैं, उनकी तादाद बढ़ने के साथ ही मरीजों के ठीक होने की रफ्तार भी तेज हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब रिकवरी रेट 56.38% हो गया है। 4 दिन में इसमें 6% का इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी आई है। आईसीएमआर में महामारी विज्ञान और संक्रामक रोग के प्रमुख डॉक्टर ललित कांत कहते हैं कि हम अभी इस कोरोना के पीक पर नहीं पहुंचे हैं, हालात और भी ज्यादा खराब होने की आशंका है। और जाने माने वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर जेकब जॉन ने भी यही कहा था, दैट एन एवलांशे ऑफ केसेस इज कमिंग। मेरे साथ है गुरदीप सिंह सप्पल, मेरे सहयोगी। बहुत बहुत शुक्रिया गुरदीप समय देने के लिए। मेरा पहला सवाल है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कोरोना को लेकर अभी हालात और बिगड़ सकते हैं। भारत में कैसे हालात होने की आशंका आप देख रहे हैं? विनोद जी, हम लगातार अपने चैनल पे आपके शो में ये बात करते आए हैं कि हालात बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे, क्योंकि एक बार जब शुरुआती गलती हो गई इस देश में, एक बार जब हाथ से निकल गया, तो अब तो वो एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। 1 से 2, 1 से 3 को होता ही जाना है। और जिन जिन जगहों में आज नहीं दिख रहा है कोरोना, या जहां जहां पे संक्रमण कम है, वहां पे अगले 2 महीने 3 महीने में यही हालात हो जाएंगे जो दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद या दूसरे शहरों में, जहां तमिलनाडु में जहां पे कि कोरोना आज हो चुका है। और दिक्कत यह है कि कोरोना से निपटने के लिए हर 10 दिन 15 दिन में हमारी स्ट्रेटेजी भी चेंज हो रही है। हम बार बार स्ट्रेटेजी को बदल रहे हैं। अब दिल्ली में कितनी बार चेंज हो गई है ये हम सब लोग जानते हैं। और साथ ही साथ हमारी जो हम आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं वो भी बदलते जा रहे हैं। आप देखिए, शुरू में लोगों ने कहा जी हमारे यहां तो इम्यूनिटी है, अब तो इम्यूनिटी की बात कोई नहीं कर रहा है। फिर बोला गया हमारे यहां तो युवा पॉपुलेशन है तो डेथ रेट कम होगा, वो बात भी झूठी हो गई है। फिर ये हुआ कि हमारे यहाँ मौसम जो है बहुत गर्मी होगी, अब तो 45 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर से देश निकल चुका है। तो कोरोना जो है वो इन सब लॉजिक से पार है, वो एक बार आ गया तो होगा। फॉर्चुनेटली क्या है कि बहुत सारे वर्ग को जो हो रहा है संक्रमण, वो हल्के सर्दी जुकाम की तरह ही हो रहा है। तो इसलिए शायद उतना ज्यादा अब खौफ नहीं है जिससे शुरू हुआ था, लेकिन केसेस बढ़ते रहेंगे। और सरकार की ओर से जो है, आप देखिए जितनी तेजी से पहले जनता से बात की जा रही थी, अब नहीं हो रही है। पहले रोज कोरोना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी,
जून के महीने में जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसकी केवल 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं और ये महीना खत्म होने को है। तो सरकार ने भी मान लिया है कि ये तो होना है, अब इस पे बातचीत जितनी है वो कम रहे और जो स्ट्रेटेजी को जहां जहां चेंज करते चले वहां वो कर रहे हैं। और धीरे धीरे करके अब टेम्परेरी हॉस्पिटल, टेम्परेरी रेलवे लोकोमोटिव का यूज करके ज्यादा टेस्टिंग करके अब ये कोशिश हो रही है कि किसी तरह से इसको संभाला जाए। लेकिन पीक आना बाकी है, इस बारे में कहीं कोई संदेह नहीं है, कहीं कोई दो राय नहीं है। इस देश में सारे विशेषज्ञ मान रहे हैं कि पीक आना है। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। लॉकडाउन हटने के बाद अनलॉक 1 में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। इस बीच कई बड़े शहरों में फिर से लॉकडाउन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। चेन्नई में 30 जून तक लॉकडाउन लागू है। गुवाहाटी में भी 14 दिन का लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। अब बेंगलुरु में कोरोना की रफ्तार बढ़ने के बाद से फिर से लॉकडाउन लागू किए जाने पर विचार शुरू हो गया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना वायरस को लेकर एक सर्वदलीय ऑल पार्टी मीटिंग भी की है। वहीं दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली कोविड रिस्पांस प्लान तैयार किया है। प्लान के तहत दिल्ली में अब 6 जुलाई तक हर घर की स्क्रीनिंग होगी। प्लान के मुताबिक 27 जून से दिल्ली में सीरो सर्वे शुरू होगा, जिसके नतीजे 10 जुलाई तक आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में अगले हफ्ते तक कोरोना मरीजों के लिए 20,000 बिस्तर तैयार हो जाएंगे। शाह ने बताया कि कोरोना मरीजों के लिए 1,000 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसमें से 250 आईसीयू बेड्स होंगे। हालांकि दिल्ली में कोरोना के मरीजों को क्वारंटाइन सेंटर में भेजने की जो एक बाध्यता है, एक जो जबरदस्ती है, वो केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच उसको लेकर मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है गुरदीप, बढ़ते कोरोना का संकट को देखते हुए क्या सरकार की तैयारी सही दिशा में चल रही है या फिर से लॉकडाउन ही समस्या का समाधान है? अभी आप देखिए, इसका जवाब केवल एक लाइन में दिया जा सकता है। पिछले हफ्ते जब प्रधानमंत्री की बैठक हुई मुख्यमंत्रियों से, तो उन्होंने कहा कि अब बस लॉकडाउन 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 की दिशा में ही आगे बढ़ना है। 3 बार उन्होंने इस शब्द को इस्तेमाल किया एक वाक्य में, और यह भी कहा कि अब देश में कहीं कोई लॉकडाउन नहीं होगा। एक हफ्ते के अंदर देश के अलग अलग हिस्सों में शहरों के लेवल पे लॉकडाउन दोबारा से घोषित हो गए हैं। तो ये जो कंफ्यूजन है, ये इस बात का संकेत है कि रास्ता किसी के पास नहीं है, ना हमारे देश में है ना बाकी जगह है। हर्ड इम्यूनिटी की बात बार बार की गई, और गुरदीप मैं टोक रहा हूं आपको बीच में। जी, गुरदीप मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, उसकी मुझे अफसोस है, लेकिन आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने 3 दफे कहा लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, अनलॉक अनलॉक अनलॉक। सॉरी अनलॉक 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 उन्होंने कहा। हाँ। मैं गलत बोल गया। उन्होंने कहा अनलॉक अनलॉक अनलॉक, और एक हफ्ते के बाद अलग अलग शहरों में अब लॉकडाउन करने की नौबत फिर से आ रही है, क्योंकि प्रशासन को समझ में नहीं आ रहा है कि हम अगर लोगों को मिलने जुलने से नहीं रोकें तो आखिर रोके कैसे। और जो हर्ड इम्यूनिटी की बात कही गई थी, स्वीडन ने उसको ट्राई किया। स्वीडन में आज कोरोना बहुत फैल गया है, और स्वीडन का यह निष्कर्ष है कि 3 महीने बाद केवल 8% लोगों में एंटीबॉडीज पाए गए हैं। तो हर्ड इम्यूनिटी की बात भी स्वीडन या बाकी जगह पे जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं, यूके में हुए हैं, वो कोई बहुत एनकरेजिंग नहीं है। तो ये रास्ता क्या हो, इसको लेके पूरा कंफ्यूजन है। और हमारे यहाँ चूंकि लगातार बढ़ रहा है, तो प्रशासन ने जो है जिला प्रशासन पे छोड़ दिया है, राज्य सरकारों ने भी और केंद्र ने भी। और जिला प्रशासन जैसा सोच रहा है वैसा कर रहा है। इसमें कोई एक रूपता नहीं है स्ट्रेटेजी के अंदर। इतने बड़े मुल्क के अंदर जो एक गाइडेंस होनी चाहिए थी कि पूरे देश में क्या हो, कि किस तरह से निपटा जाए, वो एक रूपता नहीं है। इसलिए कहीं पे अब अनलॉक की बात की जा रही है, कहीं पे लॉकडाउन की बात की जा रही है। जी, और ये भी हकीकत है कि केरल एक सक्सेस स्टोरी है, राजस्थान भी लगातार एक सक्सेस स्टोरी बनता जा रहा है, दूसरे राज्यों को भी वो मदद कर रहा है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। एक तरफ देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, वहां कई कंपनियों ने कोरोना की दवा बनाने का दावा भी किया है। पहले योगा टीचर और अब व्यापारी रामदेव के पतंजलि ग्रुप ने भी कोरोना से बचाव के लिए कोरोना किट लॉन्च की और 100% इलाज का दावा किया है। लेकिन आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसके प्रचार पर रोक लगा दी है। मंत्रालय ने पतंजलि से कोविड की दवा की कॉम्पोजिशन, रिसर्च स्टडी, सैंपल साइज समेत तमाम जानकारी साझा करने को कहा है। आयुष मंत्री श्रीपाद नायक ने कहा कि एक अच्छी बात है कि रामदेव ने देश को एक नई दवा दी है, लेकिन इसे आयुष मंत्रालय की ओर से मंजूरी की जरूरत है। इससे पहले दवा कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने मामूली रूप से पीड़ित
माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स जिसे बोलते हैं। मामूली रूप से पीड़ित वाले कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए नई एंटीवायरल दवा फेविफ्लू पेश की थी। इस दवा की कीमत 103 रुपए प्रति टैबलेट, एक गोली की कीमत 103 रुपए। मेडिकल एक्सपर्ट्स जो आईसीएमआर के भी हैं, उन्होंने इस दवा को लेकर सवाल उठाए हैं, रामदेव की दवा को लेकर। एक्सपर्ट्स ने यह भी सवाल उठाया है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन उसके इस्तेमाल को बिना किसी एविडेंस के, सबूत के कैसे आगे बढ़ने दिया जा सकता है। मेरा आखिरी सवाल है गुरदीप, कोरोना की दवा को लेकर नए नए दावे हो रहे हैं। पतंजलि दवा के प्रचार प्रसार पर जो रोक लगाई गई है उसे आप कैसे देखते हैं, और क्या दवा को लेकर सरकार की पॉलिसी में कहीं खामी है? और तीसरी बात, ये रामदेव पर जब तक रोक नहीं लगाई, सिर्फ प्रचार की रोक है, क्या माल, ये दवा बिक रही है, अभी भी बेची जा रही है? आपने ठीक बोला, प्रचार पर रोक लगाई गई है, बिक्री पे रोक नहीं लगी है। और प्रचार तो उसका हो चुका। कल से जितने चैनलों ने, जितने अखबारों ने दवा की चर्चा की, प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाया, तो प्रचार तो और जरूरत नहीं है। सवाल यह है कि दवा है क्या बनाया है पतंजलि ने। अगर हम देखें तो इसकी एकमात्र जानकारी जो पतंजलि ग्रुप ने दी है वो सीटीआरआई की वेबसाइट पे दी है। सीटीआरआई की वेबसाइट है क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो भारत की जितनी भी क्लिनिकल ट्रायल होती है दवाइयों की, वो उस पर रजिस्टर किया जाता है। तो पतंजलि ने उसमें यह बताया कि उन्होंने उन लोगों को लिया जो 15 साल से 80 साल के बीच में हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक हैं या जिनको बिल्कुल हल्के सिम्टम हैं। उन्होंने ये साफ किया है कि उन्होंने कोई क्रिटिकल मरीज पे इसको ट्राई नहीं किया है, कोई ऐसे मरीज पे ट्राई नहीं किया है जिनको कोमॉर्बिडिटीज या दूसरी बीमारियां हैं जिनके इलाज में दिक्कत आ रही है। अब जिन लोगों पर पतंजलि ने ट्रायल किया है, हम जानते हैं कि वो लोग, वो वर्ग खुद ब खुद कोरोना में एक मामूली सर्दी जुकाम की तरह ठीक हो जा रहा है। 3 से 7 दिन के अंदर मामूली क्रोसिन या पैरासिटामोल या आम जो बहुत मामूली एंटीबायोटिक लेने से ये वो लोग ठीक हो जा रहे हैं, और 3 से 7 दिन के अंदर उनको नेगेटिव सर्टिफिकेट मिल जा रहा है। खुद हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोगों को हुआ था, और लगभग एक व्यक्ति को छोड़ के सबके सब पैरासिटामोल से ठीक हुए, और 3 से 7 दिन के अंदर उनको नेगेटिव सर्टिफिकेट भी मिल गया। तो जो वैसे ही ठीक हो रहे थे, उन्हीं को ये दवा देकर ठीक करने का दावा किया गया है। जो एक मजाक में कहा जाता है कि वायरस ऐसी चीज है कि 5 दिन अगर आप दवा खाएं तो 5 दिन में ठीक होते हैं, और दवा ना खाएं तो 5 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो ये वही वाला मामला है। और इस दवा में है क्या, उन्होंने स्पष्ट किया, कुछ नहीं है। इसमें अश्वगंधा है, गिलोय है, और इसमें तुलसी का अर्क है, और एक उनकी दवा आती है स्वासरी रस, वो मिलाकर उन्होंने दे दिया है और बोला है कि ये कोरोना की दवाई है। सवाल सरकार के ऊपर है, सवाल सरकार के ऊपर यह है कि ये जो दवा बताई गई है, जब ये दवा अभी सर्टिफाइड नहीं है, ये कोरोना को रोक नहीं रही है, ये कोरोना को ठीक नहीं कर रही है, और आप जनता के अंदर एक भ्रम फैलाकर इस दवा की बिक्री से जो जान से खेल रहे हैं लोगों की। आपको मैं बताऊं कि जब 1918 का स्पेनिश फ्लू आया था, उसमें भारत में जो 2 करोड़ लोगों की डेथ हुई थी, दुनिया में सबसे ज्यादा थी। और उस वक्त की रिपोर्टों ने कहा था कि भारत में कैजुअलिटी इसलिए ज्यादा है कि भारत के लोगों ने आंख मूंद के आयुर्वेदिक जो फॉर्मूले हैं उनको अपना लिया और सही इलाज नहीं कराया। इस दवा से भी ये खतरा हो सकता है, और इस दवा पे बिक्री पे रोक लगने की जरूरत थी। अगर आप सही तरीके से आए, जो तरीका है आयुष मंत्रालय का, वो ये है कि इसमें एलोपैथी की तरह परमिशन नहीं मिलती है, लेकिन एक कमेटी है आयुष मंत्रालय की, जो आईईसी इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी, वो अप्रूवल देती है। पतंजलि ने अभी तक जो हमको जानकारी है उसकी अप्रूवल नहीं ली है, उसके बगैर ही इस दवा को बाजार में उतार दिया है। उसकी चर्चा हो गई, और चर्चा हो गई है तो बिक्री तो हो जाएगी, और ये एक खिलवाड़ ही समझा जाना चाहिए।